ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। तो जब भी आप असाइनमेंट लिखने वाले हो, सबसे पहले इंडेक्स प्रिपेयर करो उस यूनिट का, कि कौन से पॉइंट्स है, कौन से हेडिंग्स है, कौन से सब हेडिंग्स है। ओके, एंड व्हाट वी हैव टू राइट डाउन फॉर दोज सब हेडिंग्स। डू वी हैव एप्रोप्रिएट डायग्राम्स? अगर डायग्राम होगी आपके पास सब हेडिंग या हेडिंग के लिए, सो यू नीड नॉट टू मेमोराइज द थिंग्स। एक बार वो डायग्राम लर्न हो गई आपकी, तो यू कैन एलाबरेट द डायग्राम ऑन योर ओन। इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो जिग्लरीज होते हैं, जर्गॉन्स होते हैं, सॉरी जर्गॉन्स जो होते हैं, वो लिखना जरूरी होता है। मतलब योर आंसर नॉन टेक्निकल रहा तो भी चलेगा, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स उसमें होने चाहिए। Okay. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग वोल्टेज एंड करंट, से पावर। ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग इंक्रीज इन वोल्टेज, से बाउंस। ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग क्या कहते हैं इंटरफेरेंस, से इट एज कपलिंग, एंड सो ऑन। तो ये जर्गॉन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपका आंसर मोर टेक्निकल लगता है। ओके, and in yesterday's session we ended up with unit number 4. Yesterday night you have the assignments for unit number 3 and unit number 4, as well as future assignments for unit number 5 and unit number 6. Okay, असाइनमेंट का फंडा सीधा सिंपल है कि मैंने जो मटेरियल शेयर किया है, go through that material, read the material, understand the material, concise that material in your own words. अगर आपको वहाँ का एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर यू सीक सम डिफरेंट डायग्राम, यू कैन डेफिनेटली ऐड योर कंटेंट्स टू योर ओन नोट्स। ओके, अगर कहीं पे ऐसे लगता है कि सर कैरेक्टराइजेशन एक टॉपिक था और उसमें ज़्यादा मटेरियल नहीं है, एंड आई फाउंड दिस वेब पेज, these contents which can be added into the characterization topic, let me know, I will add those contents into that particular topic. Okay, and so on, we will improvise that material. लास्ट टाइम के जैसे आज भी, इस बार भी, I have disabled the download option for specific purpose. What is the specific purpose? You have to read the material, otherwise download करने के बाद क्या होता है, it goes to some of the folder in your mobile handset or in your laptop and it stays there. You do not bother to write down your own notes. And do remember that 18th of October is the last date of submitting your all assignments. Late submissions are not possible. मैं एक अपडेट वो सेंड कर दूंगा कि भाई लेट सबमिशन आप कर नहीं पाओगे। जैसे एग्जाम के टाइम में हुआ था कि भाई 12 बजे के बाद यू वेर नॉट एबल टू अपलोड योर मटेरियल, योर वर्क, वैसे ही उसी प्रकार से ये जो असाइनमेंट्स मैंने दिए हैं along with the future assignments, ये आप 18 अक्टूबर रात के 12 बजे के बाद अपलोड नहीं कर सकते। डू remember that. You can upload your work prior to 18th of October. No worries, no problem. Okay, definitely you will get marks accordingly. Or please don't ask me to increase the deadline कि सर मेरे यहाँ पे नेट नहीं था, या फिर कुछ इशू हो गया, या फिर कनेक्टिविटी नहीं थी, या फिर मेरा मटेरियल अपलोड नहीं हो रहा था। ओके, सो यू डू हैव I will say 2.5 weeks with you, and better you start preparing your own notes and submit them timely. इसी वीक से स्टार्ट कर दीजिए, otherwise what will happen, everyone will complete their syllabus sooner or later, and you will be once again हमेशा की तरह इन प्रेशर, सबमिट करो, असाइनमेंट का टाइम है, असाइनमेंट का टाइम है, जर्नल का टाइम है, जर्नल का टाइम है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. So we don't want that to happen once again. And to the best of my belief and understanding, there will be few students
who will say कि सर डेडलाइन बस आधे घंटे के लिए एक्सटेंड कर दो. No, don't ask me for that. Straightforward instruction. Don't ask me to extend the deadline even for half hour. डेडलाइन आपको 2.5 हफ्ते बाद की दी गई हुई है. सो ऑल ऑफ यू नो अबाउट द डेडलाइन. ओके. सो एवरीवन टेक केयर कि भाई आप फटाफट असाइनमेंट कंप्लीट करके अपलोड कर लोगे. ओके. एंड आई विल टाइमली चेक देम. अदरवाइज आई विल ऑल्सो बी लोडेड कि 18 तारीख को भाई 50 के 50 स्टूडेंट्स ने अपलोड कर दिया है. भाई किस किस का चेक करूं मैं और क्या क्या चेक करूं. दिस विल हैपन. दिस इज गोइंग टू हैपन. ओके. बट आई एम ट्राइंग टू avoid it somehow. Don't know how we are going to avoid it. Fine. Now in today's session we are going to start with unit number 5, that is product debugging and testing. Okay. Let me share. Okay. Is PPT visible? Yes, sir. Okay, okay. Product debugging and testing. तो यहाँ पे ये तो सीधा सीधा समझ में आ गया भाई यूनिट के नाम से कि भाई जो प्रोडक्ट बनने वाला है throughout its development process, I will say process, we have to debug each and every component, circuit, different stages of developments और उनको टेस्ट करना है. टेस्ट करके debug करना होता है कि क्यों हो रहा है, क्यों आउटपुट नहीं आ रहा है, और what is the cause of interference and different problems associated with the operations. So if we go with the contents, sorry, straightforward contents है कि भाई डिबगिंग की स्टेप्स क्या होती है. ओके. डिबगिंग कर लिया तो ट्रबल शूट भी करना जरूरी है. तो कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल है, और आई विल से दैट व्हाट काइंड ऑफ मेथड्स वी यूज फॉर ट्रबल शूटिंग. देन कैरेक्टराइजेशन कि भाई जब आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जाते हो उससे पहले आप कैरेक्टराइजेशन ऑफ द कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस कर लो. Then what sort of components we do have? We do have electromechanical components, passive components, active components. Along with that, we do have op-amp, very beautiful device, ADCs and DACs, and we do also have digital components. Okay, so ये सारे हो गए components, different types के which we use in a usual manner. Okay. देन इंस्पेक्शन एंड टेस्ट ऑफ कंपोनेंट्स. ये जरूरी होता है कि भाई आप कंपोनेंट्स तो परचेस कर लेते हो, उनका इंस्पेक्शन करना भी जरूरी है और टेस्टिंग करना भी जरूरी है. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आप वेंडर से कंपोनेंट्स लेते हो. ओके. देन आपको कंपोनेंट्स यूज करते हो पीसीबी में, एंड सम मोमेंट ऑफ टाइम यू रियलाइज कि भाई जो 1000 कंपोनेंट्स का लॉट आया था, दैट लॉट इज फॉल्टी. तो जो 1000 कंपोनेंट्स आपने एक्चुअली यूज कर चुके हो पीसीबी में, those PCB got wasted. So before using your components themselves, have their inspection and testing. तो यूजुअली कंपनी में जो बड़ी कंपनीज होती है कि भाई जहाँ पे 50,000 कंपोनेंट्स का एक लॉट आया है, तो उसमें से वो लगभग 5,000 कंपोनेंट्स का टेस्टिंग करेंगे. एंड इफ द टेस्टिंग इज ओके, गुड कंपोनेंट्स आर greater than 97% or 98%, then that lot will be passed. चलो ये प्लॉट यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर 95% से कम आपका गुड कंपोनेंट्स है, मीन्स more than 5% are bad components, that complete lot will be rejected. We have to do that kind of inspection and testing. Then simulation, prototyping and testing. तो हर एक पार्ट जो है सिमुलेशन है या फिर प्रोटोटाइपिंग है, हाउ दोज आर गोइंग टू हेल्प अस इन परफॉर्मिंग द टेस्टिंग, वो समझना है. देन सिस्टम इंटीग्रेशन करना है. then after doing the integration of all the system, we have to do the validation and verification. There is a difference in between the validation and verification. We will understand that difference. And EMI EMC issues, I will give you only one diagram. Okay, I will give you one diagram and you have to remember that diagram.
will be able to write down a lot of answers by looking towards that diagram. That diagram do have the circuit, kind of circuit based schematic and lots of notations into that. I will give you one notation. It is given as L di by dt. Okay, this is going to induce a noise in your circuit. Why? Because there is a change in current. अगर ये change ज़्यादा होता है तो due to inductance we do have noise. So this is a reason for EMI, electromagnetic interference. And how to reduce the EMI? Avoid di by dt. Avoid कर सकते हैं या फिर reduce कर सकते हैं. जो भी possible solution है वो करो. तो जो भी cause है that is for EMI उसको reduce करने की कोशिश करो. That will give us electromagnetic compatibility for our device. तो वो एक ही वर्डिंग है, एक ही सेंटेंस है. एक बार उसको एज अ कॉज डिस्क्राइब करना है, दूसरी बार एज अ रेमेडी डिस्क्राइब करना है. ओके, सो होल यूनिट is just like your electronic system design and basic engineering था ना, electronics engineering PEE या something like that. तो उस तरीके से का एक यूनिट है. Let us go through the syllabus. So first steps of debugging. क्या है भाई? पहली स्टेप जो है ना, ऑब्जर्व एंड कैरेक्टराइज. आप पहले कंपोनेंट्स जो है ना, या फिर जो भी सिस्टम है आपका, सिस्टम को इनपुट और आउटपुट क्या क्या लगने वाले हैं, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, उसको आइडेंटिफाई करो. इन सारी चीजों पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करो. ओके, वेयर वी कैन रिड्यूस, वेयर वी कैन इंक्रीज. ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द स्पेसिफिकेशंस कि क्या क्या हो सकते हैं. देन हाइपोथेसाइज मतलब क्या? डिफाइन. डिफाइन इन नंबर्स कि भाई मेरा वोल्टेज एंड करंट रेटिंग विल बी दिस वोल्टेज एंड सम सॉर्ट ऑफ मिली एम्पियर रेटिंग्स. उसके हिसाब से फिर टेस्टिंग करो. ये सिमुलेशन पे टेस्टिंग हो रहा है, नॉट ऑन द हार्डवेयर फिलहाल के लिए. ओके, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है टेस्टिंग के बाद, ओके, टेस्टिंग के बाद यू आर नॉट मीटिंग विद द स्पेसिफिकेशंस यू डिसाइडेड, तो रिपीट करो ये स्टेप्स नंबर 1 to 4 जो है ना, उनको रिपीट करो until and unless you get your specifications you decided for your design. जब तक you do not meet with your specifications and requirements of the system, you have to iterate with step number 1, step number 2, step number 3 and step number 4. Okay, then what are the techniques or methods which are used for troubleshooting? We use equipments, we use probes, we use power circuits, we use analog circuits, digital circuits and software. Okay, why we want to use that? For performing the troubleshooting in case we are not meeting with our specification and requirements. Okay, multimeter DMM सबको पता है. It measures your voltage and currents and continuity and in some cases the whether component is dead or alive. Then CRO gives you the frequency response also, as well as the DSO will give you the frequency response. Okay, so uh, along with the frequency response, CRO will help you to test your components. Okay, ये दोनों चीजें आपको मदद कर सकती है. Logic analyzer once again will help you to debug or troubleshoot the issues associated with the bandwidths, okay, and the frequency spectrum associated with the design. One moment, please.
Okay. Then probes. Okay, these are CRO probes. uh, a very important care which we have to take while using the probe, that the use of probe must not disturb operation of circuit. Okay, we cannot avoid it, but we can take care of कि भाई operation disturb ना हो, because whenever, as soon as you are going to connect the leads of the probe to the track or component, this is going to induce some sort of inductance and capacitance, extra inductance and capacitance to your circuit, and that is going to disturb the operation. Okay, so as long as possible, do not let your probe to disturb the operation of the circuit. Okay, also take care of impedance matching. Okay, whether you are using the correct probe or not. Okay, then power circuits, whether you want to go with a simple half wave rectifier, full wave rectifier, or bridge rectifier, or a SMPS, or something like that, which will provide you the stable power supply. This is very important, stable power. Okay, it is very difficult as well as very important. Your power circuits must be stable as long as possible, irrespective of surges inside your circuit, short circuits. Okay, even if you are having these things in your uh, circuit or system, your power supply must be able to provide a stable power. Okay, then analog circuits and digital circuits, these are used for interfacing in between the testing environment, testing, I will say, bed, and your डिवाइस अंडर टेस्टिंग और सर्किट अंडर टेस्टिंग. ओके, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई रिजोल्यूशन ऑफ द डिवाइसेस क्या है, उसका स्लीव रेट क्या है. ओके, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. एंड इफ एट ऑल यूर क्या कहते हैं सिस्टम इज यूजिंग सॉफ्टवेयर, वी हैव टू ट्रबल शूट अवर सॉफ्टवेयर. ये जो पहली सारी चीजें थी, ये वे दिस वेयर रिलेटेड टू द हार्डवेयर. ओके, हार्डवेयर में कैसे है कि आप इंप्रूवमेंट करते हो, देन यू वंस अगेन टेस्ट इट. लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या करते हो कि भाई एक प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, एंड वो प्रॉब्लम आपने प्रोग्राम में सॉल्व कर लिया, एंड यू जस्ट रिलीज द न्यू वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर. ओके, और फिर न्यू वर्जन रिलीज करने के बाद you call it as beta test, alpha test, and so on. You do lots of have lots of testing procedures for testing the software. Okay. तो हार्डवेयर जैसे डिफिकल्ट नहीं है सॉफ्टवेयर को ट्रबल शूट करना, लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए डॉक्यूमेंटेशन बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. We will see that one in unit number 6, documentation part. Then characterization. The first step in debugging is to characterize the component or problem. एग्जैक्टली क्या है भाई आपका प्रॉब्लम, कैरेक्टराइज करो. वेदर यू आर नॉट एबल टू गेट द वोल्टेज और करंट और द फंक्शन or the logic level, or you do have the problem with the noise margins, or having the problem with the load capacity. क्या क्या एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको कैरेक्टराइज करना बहुत जरूरी है. ओके, सो फॉर दैट पर्पज वी कैन यूज द सिमुलेशन एंड we can test our components. The components can be tested before assembly as well as after assembly. Before assembly, if components are good, okay, we can use them for the assembly purpose. After assembly, lots of PCB tracks are going to get connect with it, and therefore your capacitance will be increased associated with the leads of the components. So we have to characterize what exactly we want to debug, what exactly is the problem. Okay, then electromechanical now we start with lots of components: electromechanical components, active components, passive components, digital components, and blah 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 blah. Okay, so electromechanical components, we do have connectors, we do have fuses, we do have switches, and we do have keyboards. Okay, electromechanical components. Connectors are nothing but
These provides the mechanical support for electrical connections. ओके जैसे आपका यूएसबी पोर्ट हो गया, यूएसबी पोर्ट, आपका RS-232 पोर्ट हो गया, आपका ऑडियो वीडियो जैक हो गया, ओके VGA पोर्ट हो गया. These are the ports, connectors which provide electrical connections for your interfaces. Fuses, very interesting thing कि भाई मतलब you do have two types of fuses. अगर करंट इंक्रीज होता है तो sometimes wire breaks. Okay, this is what is called as preventive fuses, जो प्रिवेंट करते हैं सर्किट को. अगर करंट बाय पर्पस, ओके बाय पर्पस आप इंक्रीज करते हो तो वायर गेट्स शॉर्ट. ओके and these are called as actually antifuses, and these are used in your FPGA and FPGA, particularly FPGA and modern day CPLDs. Okay, antifuse. So while considering the fuses, we have to consider the materials from which your fuse has been made, what is the size of that fuse, and what is the current capacity, the breakdown current capacity of that particular fuse. You have to consider all these parameters while selecting that particular fuse depending upon the rating of your design. Then switches. We do have lots of switches in our design. Single pole, single throw, single pole, double throw, poles, double throw, and so on. Lots of. But we can say that all of the switches do have normally open or normally closed kind of configuration. And very specifically, all of the switches sorry, suffers from the bounce. Okay, जब भी आप switch press करते हो, you will have bounce in between the contacts of the switch, and that bounce is generally from 5 to 10 milliseconds. Okay, but whenever we say that there is a bounce, we are going to have ringing in our currents inside the tracks. तो ये बाउंस की वजह से जो 5 to 10 मिलीसेकंड का है, उसकी वजह से रिंगिंग ऑसिलेशंस विल बी प्रोड्यूस्ड. ओके, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोस बाउंस इन द स्विचेस. वन मेथड इज टू टैकल विद द मटेरियल्स. जो मटेरियल यूज कर रहे हो आप स्विचेस के लिए वो बढ़िया सा मटेरियल यूज करो. आप बहुत अमीर होंगे तो गोल्ड यूज कर लो. Okay, but if you are going to use the gold material, then your switches are going to be costly and no one is going to buy them. So manufacturer has a solution for it. Instead of preparing the switches of gold, they just electroplate them. भाई electroplating कर लो, अंदर आयन रखो स्टील रखो, कुछ रखो और प्लेटिंग कर लो. गोल्ड का करो, कॉपर का करो, एंड सो ऑन. सो यू हैव टू चूज वाइजली कि कौन सा मटेरियल आप यूज करना चाहते हो. Then keyboards, these are nothing but the special kind of switches जहाँ पे mechanical arrangement होता है to have your connection. Okay, so these are the electromechanical components which we generally use on our PCBs. Okay, then we do have passive components, and here a very interesting discussion is going to happen. Okay, let us see. We do have lots of resistors, we do have lots of capacitors and inductors. Okay, we cannot get rid of them. Probably we we do not use inductors very often. We do not use them very often, but resistors and capacitors, those are going to stay in your circuit. But what is the problem? So if you think about the register is not a simple register on the PCB. थ्योरी में अच्छा लगता है रजिस्टर, बहुत आसान है. बट व्हेन यू कनेक्ट रजिस्टर ऑन योर पीसीबी, व्हाट यू हैव, एक रजिस्टर है, उसके साथ साथ जो लीड आता है उसका इंडक्टेंस है, क्योंकि दैट इज अ लीड, दैट इज अ थिक वायर. ओके, देन along with it stray
or internal capacitances. Okay, whenever we have some sort of dielectric material and we do have conducting plates, we form a capacitor. And stray means, stray का meaning क्या होगा? Unwanted, undesirable, unintentional. Okay, तो इसकी वजह से ये RLC components आ गए. Even if we are thinking about a resistor as a resistor, but it comes along with these two brothers, inductance and capacitance, and that is going to create a problem with the frequency response. If we think about the resistor impedance, okay, and the frequency, if we go on increasing, your lead inductance is going to increase. Definitely your stray capacitance is going to decrease. But since your lead inductance is going to increase, it is going to have a problem associated with the frequency response. And this is how actually your resistor is behaving. So if I say that your resistor is working at 1 megahertz, it will have some sort of impedance. And if that same resistance is working at, let us say, 20 megahertz, it will give some different value of impedance. We are talking about the impedance, not the simple resistance, because we are dealing with the frequencies. So a simple resistor in some way act as a politician. It behaves, it gives different response to different frequencies. Same goes with the capacitors. कैपेसिटर है उसके एसोसिएटेड विथ लीकेज है, लीकेज रेजिस्टेंस है, लीकेज करंट है, देयरफॉर वी मॉडल दैट लीकेज करंट एज अ रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सीरीज इंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर के पैरासिटिक्स है. So same with the capacitor impedance, for different range of frequencies you do have different impedance, different impedance. So बहुत बार होता है कि भाई आप कैपेसिटर्स यूज करते हो, इंडक्टर्स यूज करते हो, and you really don't know from where those values came. So for that purpose I took these two examples over here. Let us read the example. An IC generates current pulse that averages 100 milliampere for 10 nanosecond. Current pulse है भाई. Okay. Let us say it starts at 0 nanosecond and ends at 10 nanosecond. और इसका average कितना बना है? 100 milliampere. If you want to maintain a voltage drop of 0.25 volt or less, your voltage drop at the lead side, connector side, you don't want it to exceed beyond 0.25 volt. Choose a decoupling capacitor with greater than 4 nanofarad of capacitance. 4 nanofarad से बड़ा वाला decoupling लगाओ. ऐसे क्यों हो गया भाई? If I transient current is equal to 100 milliampere and transient time, the changing time is 10 nanosecond and we want voltage drop, क्या कहते हैं उसको, 0.25 volt से कम, then your capacitance must be greater than 4 nanofarad. This is all with reference to CdV by dt. Okay, one simple equation. Okay, therefore ग्रेटर देन 4 नैनोफैरेड बोला है ना, तो मार्केट में कौन सा अवेलेबल है? 4 नैनोफैरेड से बड़ा वाला, उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. डोंट चूज अ कैपेसिटर दैट इज टू लार्ज. 100 नैनोफैरेड, 0.1 माइक्रोफैरेड ऐसे मत लीजिए. और द ESL, equivalent series inductance, will lower the resonance frequency and cause the ringing in the voltage of the power supply. तो पावर सप्लाई तो आपको ग्रेटर देन 0.25 तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो दैट विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, डंग 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 डंग, सो स्टेबल नहीं मिलेगा आपको. Then you can calculate the voltage drop caused by a current pulse through a lead and circuit inductance of decoupling capacitor. कितना voltage drop मिल रहा है? If you have a total inductance of 20 nanohenry and current pulse of 100 milliampere, same situation with a duration of, now we have changed the time 10 nanosecond, then the drop will be about 0.2 volt. Use the following equation to calculate the voltage drop.
V drop is equal to L di by dt. Okay, for L over here is equivalent series inductance plus trace inductance. Trace inductance मतलब जो ट्रैक है ना आपका पीसीबी ट्रैक थ्रू विच योर करंट इज गोइंग टू फ्लो, तो उसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आपको लेना है एंड वी हैव अज्यूम्ड ओवर हियर ओके दैट टोटल इंडक्टेंस इज 20 नैनो हेनरी। di कितना है 100 मिली एम्पियर, dt कितना है 10 नैनो सेकंड। देयरफॉर बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज ओवर हियर वी डू हैव वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट। तो ये जो चीजें हैं ना कैपेसिटेंस की वैल्यू, ये हवा से नहीं आती, ये फिर समटाइम्स इट मे हैपन कि भाई there is always two types of electronics in the market. Listen very carefully. There are always two types of electronics in the market. One is mathematical electronics and another is which electronics. Which, WITCH, which electronics. मतलब क्या? एक stream जो है that goes with the mathematics, just the way we saw the numerical over here. Okay. Mathematics, and we end up into some sort of conclusion and values and approximations. Okay. और ये दूसरा जो है ना which electronics है, उसमें क्या होता है कि भाई ये थोड़ा सा ले लो, ये थोड़ा सा ले लो तो समथिंग हैपन्स, अगर दूसरा कुछ लेते हैं तो समथिंग हैपन्स। जस्ट लाइक यू प्रिपेयर अ करी कि भाई इतना मिर्च डाला, इतना नमक डाला तो करी बढ़िया बढ़िया बनती है। अलॉन्ग विथ इट इफ वी पुट द कोरिएंडर, वाह उसका स्मेल भी बहुत बढ़िया आ जाता है। You really don't know why you are putting that much amount of quantity of salt and mirch into your curry, but you know it gives good taste. Same happens with this another branch of electronics कि भाई अगर मैं कैपेसिटर ये लेता हूं, मैं ये स्पेसिफिकेशंस के साथ लेता हूं तो मेरा आउटपुट आता है। एंड दे हैव प्रिपेयर्ड दिस थंब रूल फ्रॉम देयर कंटिन्यूअस फेलियर्स एंड ऑब्जर्वेशन। अगर ऐसे करते हैं तो बढ़िया आउटपुट आता है, अगर ऐसे करते हो तो आउटपुट बिल्कुल भी नहीं आता। ओके, एंड दिस इज हाउ आवर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलवेज ग्रो। मैथमेटिक्स है और विच इलेक्ट्रॉनिक्स है, they have the combination of the two, and this is how we have our market. Okay, and that's all for today's session. In tomorrow's session we are going to see next topics, and probably tomorrow do we have our lecture? No, probably on Tuesday we will end unit number 5. In 3 lectures we will end unit number 5. Do anyone have any doubt? Or I will say